नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले समुद्र योग के बारे में। समुद्र योग पर चर्चा कम होती है और समुद्र योग के बारे में बात भी कम होती है। कम लोग इस विषय में जानते हैं, परंतु चूँकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस कार्यक्रम में ज्योतिष पर चर्चा होगी ही, पर ज्योतिष सिखाऊंगा भी और हम मिलकर के चर्चा करेंगे। तो जब सिखाने की बात आती है तो चाहे योग बहुत लोकप्रिय हो या ना हो, उस पर बात तो होनी ही चाहिए, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो समुद्र योग और साथ ही साथ इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा और बड़ा अच्छा प्रश्न है उनका। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं कि समुद्र योग कैसे निर्मित होता है और समुद्र योग का क्या फल है। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि यदि जो समभाव होते हैं जन्म कुंडली के, उन समभावों में 7 ग्रह स्थित हों और जो विषम भाव है उसमें ग्रह स्थित ना हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 7 ग्रह क्यों, 9 ग्रह क्यों नहीं? तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें राहु और केतु की गणना नहीं की जाती है। अब सभी समभावों में, सभी समभावों में होना चाहिए, 7 ग्रह स्थित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अब जन्म कुंडली में सबसे पहले समझ लेते हैं कि समभाव क्या क्या, फिर और आगे बताऊंगा आपको। तो अब जैसे आपको समझाने के लिए मैंने यह मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है, तो समभाव कौन कौन से हुए? तो दूसरा भाव हुआ, चौथा भाव हुआ, छठा भाव हुआ, अष्टम भाव हुआ, दशम भाव हुआ और द्वादश भाव हुआ। तो ये भाव जो है जन्म कुंडली के समभाव हुए। तो अगर हम इनकी गिनती करें तो कितने होते हैं ये? 1 2 3 4 5 6, यानी जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें 6 भाव सम और 6 भाव विषम। अब कहा गया कि जो सभी 7 ग्रह हैं वह इन 6 समभावों में हों तो बनता है समुद्र योग। समुद्र योग के बारे में कुछ और भी व्याख्याएं प्रचलित हैं, परंतु यह जो समुद्र योग में बता रहा हूं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का है और यही सर्वमान्य है। अब यहां पर देखिए, अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम लोग इसको, कि जैसे यहां हो जाए सूर्य और बुध, शुक्र यहां हो जाए, क्योंकि शुक्र इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं हो सकते। तो सूर्य बुध यहां हो गए, शुक्र यहां हो गए, तो 3 ग्रह हो गए। यहां आ गए मंगल, 4 ग्रह हो गए। यहां आ गए शनि, 5 ग्रह हो गए। यहां आ गए चंद्रमा और यहां आ गए देवगुरु बृहस्पति। तो मोटा मोटी सूर्य बुध और शुक्र 3, मंगल 4, शनि 5, चंद्रमा 6, देवगुरु बृहस्पति 7। यानी राहु केतु को छोड़ करके सभी भाव ग्रह जो है, अगर उनका इस तरीके से ये प्लेस्ड होते हैं तब हम कहेंगे कि समुद्र योग बन रहा है। और साथ ही एक और शर्त है, जो विषम भाव है, अब यानी इस योग के लिए जो प्रथम भाव है, तृतीय भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है, नवम भाव और एकादश भाव है, इसमें ग्रह नहीं होने चाहिए, यह भाव रिक्त होना चाहिए, तब बनता है समुद्र योग। और फिर जब समुद्र योग जन्म कुंडली में निर्मित होता है तब यह जातक को बहुत श्रेष्ठ सफलता देने वाला बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा जातक राजा हो सकता है, राजा के तुल्य हो सकता है, बहुत धनवान, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ख्यातिवान होता है, और ऐसे जातक पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी ही रहती है। जातक बहुत धनाढ़ होता है, जो उसके क्रियाकलाप होते हैं वो प्रशंसा के हकदार होते हैं, और ऐसे जातक के समाज में उदाहरण दिया जाता है, ये अनुकरणीय होते हैं। यानी इतने सारे श्रेष्ठ फल बताए गए हैं। निसंदेह ऐसा होता है, परंतु यह योग बहुत रेयर है, और अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए निसंदेह जातक बहुत तरक्की करेगा। इसमें सिर्फ एक बात है कि ग्रहों में बल होना चाहिए। ग्रह जो है अच्छे अंशों पर होने चाहिए
और साथ ही अगर इसमें ग्रह अपने मित्र राशि पर मिल गए या अच्छे भाव में मिल गए, जैसे मैंने यहाँ देवगुरु बृहस्पति को जो एग्जाम्पल दिया तो यहाँ देवगुरु मीन राशि पर चले गए, शुक्र यहाँ आगे चतुर्थ भाव में, तो ठीक है बहुत अच्छी राशियाँ नहीं हैं, इनकी उच्च राशियाँ नहीं हैं, स्व राशियाँ नहीं हैं, फिर भी ये अच्छे भाव में आ गए। और मंगल यहाँ आ जाएंगे तो शत्रुहंता बना देंगे, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया आपको। शनि यहाँ आ जाएंगे तो ठीक है, दशमेश अष्टम में आके थोड़ा संघर्ष तो दे देंगे पर आयु में अभिवृद्धि कर देंगे। और गुरु मीन राशि पर स्थित होकर के इनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी उन भावों पर सुफलदायी हो जाएगी, और यहाँ पर भी दृष्टि आएगी देवगुरु बृहस्पति की। तो अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए फिर उस परिस्थिति में यह समुद्र योग श्रेष्ठ फलदायी बन जाता है और जातक के जीवन में बहुत सफलता देता है। तो बड़ा सिंपल सा योग था। और अब बात कर लेते हैं हम लोग एक दर्शक के प्रश्न की, और दर्शक का नाम है इनका नाम है शायद आर्यन नाम है इनका, और इन्होंने पूछा है कि यदि कर्क लग्न में, यानी कर्क लग्न की जन्मपत्रिका है और सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में हो तो क्या फल होगा। अब देखिए कर्क लग्न की जन्मपत्रिका में सूर्य हो जाते हैं धनेश और शुक्र हो जाते हैं चतुर्थेश और लाभेश। अब उस परिस्थिति में ये आ जाएंगे अष्टम में, तो अष्टम भाव में आएंगे तो निसंदेह जीवन में संघर्षों को बढ़ा देंगे। और आपका जो सूर्य जो है धनेश का अष्टम में आना, आपको पैतृक संपत्ति तो मिलेगी लेकिन उसमें थोड़ा परेशानी हो सकता है। साथ ही लाभेश और चतुर्थेश शुक्र, यानी आपको अपने जीवन में सुख प्राप्ति और लाभ प्राप्ति के लिए संघर्ष थोड़ा करना पड़ जाएगा, यानी आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। परंतु हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपने बताया नहीं है कि शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र अस्त है कि नहीं है, कि वक्री है कि क्या है। अगर यहाँ शुक्र अस्त हो गए तो आप जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है ना, तो आप जितना मेहनत करेंगे आपको उस स्तर का जो है रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, यानी उस स्तर के रिजल्ट को मिलने में आपको परेशानी आएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय समुद्र योग, और हमने एक दर्शक के प्रश्न को भी लिया। और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। और जिस तरीके से आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे परिवार का प्यार मुझे मिल रहा है, उससे मैं अभिभूत हूँ। और कहना चाहूँगा आपसे कि यूँ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार उसने देते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।